हम लगभग 120 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो आपको देंगे, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन डेली। इस हिसाब से आप लगभग मुझे लगता है कि जितने भी जो पैटर्न्स आता है नीट का और जी मेंस का, उसमें आप जो मैंने 30 ईयर का क्वेश्चन एनालाइज किया है उसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा क्वेश्चन पूछता है, किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछता है। तो मेरी कोशिश वही है कि उसके जो 120 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बनता है जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आने का, मैं वही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि एटलीस्ट इतना करने से आप जिन बच्चों का लेट प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ होगा वो भी कम से कम अपना कट ऑफ जरूर हर एक सब्जेक्ट में क्लियर कर लें, और अगर अदर सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो फिर आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्वांटम नंबर से। तो आप जैसे कि जानते हैं कि क्वांटम नंबर पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपसे पूछेगा क्वांटम नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में जनरली कि जैसे कि आप एंगुलर मोमेंटम बताओ, एंगुलर मोमेंटम निकालो, एंगुलर मोमेंटम निकालो क्या चीज़ का। तो एक क्वेश्चन में मान लो आपको दे दिया मैंने कि निकालो फोर्थ ऑर्बिटल का, मैंने बोल दिया फोर्थ ऑर्बिटल का निकालो, और दूसरा क्वेश्चन डी में कर दिया कि नहीं आप फोर फोर एस सब ऑर्बिटल का निकालो। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आपको इस टाइप के दो क्वेश्चंस मान लो कि आप ये देखने में तो सेम ही लगता है कि मैंने एक बार दिया फोर एस सब ऑर्बिटल का। तो इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाना है और कौन सा फार्मूला लगाना है, और ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ए और बी क्वेश्चन सेम है या अलग अलग है। दरअसल ये दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, जो फोर्थ ऑर्बिटल का आएगा आंसर और फोर एस ऑर्बिटल का, ये दोनों अलग अलग आएगा। जब मैंने पूछा फोर्थ ऑर्बिटल का, तो देखो ऑर्बिटल लेवल जब भी पूछे ऑर्बिटल लेवल, तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था याद करो। और जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट था वो सारा बोर्स मॉडल से आया था। बोर्स साहब ने जो है बोर्स मॉडल से आपको ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया था। तो इसमें जब भी ऑर्बिटल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करना, बोर्स मॉडल लगा देना। और जो सब ऑर्बिटल जो है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो प्रोबेबिलिटी सब होती है, इस सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए सब ऑर्बिटल, अगर उसका फार्मूला, अगर आप उसका फार्मूला क्वांटम मैकेनिक्स वाला, क्वांटम नंबर वाला फार्मूला जानते हो तो वो लगा लिया करो। क्वांटम थ्योरी का जो फार्मूला है उसको लगा लिया करो। ठीक है, तो बस ये दो पॉइंट मेनली याद रखना कि क्या करना है, और फिर उसके बाद आंसर निकालना बहुत आसान काम है। जैसे मैं पहले ए का एज्यूम करूँ कि मैं ए का पहला का बताना चाहता हूँ, तो क्या होता है बोर्स मॉडल का क्या था, बोर्स मॉडल में क्या कहता है एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम बी आर, यही होता है ना, एल इक्वल टू एम बी आर जो होता था वो कितना हो जाता था, तो ये हो जाता था एग्जैक्टली इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। यहाँ पर मैं ये एन क्या होता था, एन जो होता था सेल नंबर होता था, करेक्ट, सेल नंबर हुआ करता था। अब आपको पता है फोर एस, मैंने फोर्थ ऑर्बिटल पूछा है तो इसका क्या डेटा डाल दोगे, 4 और एच बाई 2 पाई, करेक्ट, तो बस हो गया। अब एच बाई 2 पाई का डेटा तुम लोग याद रखे रहते, तो अगर कोई न्यूमेरिक डेटा दे देगा तो एच बाई 2 पाई को ऑलरेडी तो रेडीमेड तुम लोग को याद रहता है, वो डाल देना, और अगर नहीं जनरली इसी टर्म्स में पूछे थे इसी टर्म्स में बना के छोड़ देना। ठीक है, तो ये वो हो गया। अब दूसरा पार्ट्स देखो कि अगर मुझे बी क्वेश्चन सेल के बदले सब सेल्स वाला निकालना रहेगा तब, ठीक है, अगर ये मुझे बी क्वेश्चंस बनाना है तब मैं क्या करूँ, तो बी सब ऑर्बिटल का जब पूछे तो हमें क्या करना रहता है कि ये अब एस सब ऑर्बिटल का, तो मुझे क्वांटम थ्योरी लगाना पड़ेगा। और क्वांटम थ्योरी क्योंकि जो बोर्स मॉडल था ना वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, इंडिविजुअल जो है सो क्या कर सकते हो सब ऑर्बिटल के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोर्स का जो ये मॉडल ही था, अगर मुझे पूछा जाए कि बोर्स का जो ये मॉडल ही था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये याद रखो ये क्या चीज़, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट के लिए वैलिड था, सिंगल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब ऐसा एलिमेंट तो देखो दुनिया में एक ही चीज़ होता है, क्या चीज़, हाइड्रोजन। लेकिन किसी चीज़ को जो एक्साइटेशन स्टेट, जैसे कि मान लो कि लिथियम है, लिथियम का 3 होता है, उसमें क्या करेंगे हम उसको 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो Li2+ हो गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, एक ही इलेक्ट्रॉन बचे ना, एक इलेक्ट्रॉन्स बचे। इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, एक ही इलेक्ट्रॉन से।
तो ऐसा सब जब जैसे भी तो कैसे भी करके उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहते तो तभी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी के लिए बोर्ड्स मॉडल वैलिड था। तो उसमें क्या होता था, SPDF वो सब ऑर्बिटल को उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था। ठीक है, ठीक से लिख देता हूँ यार। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर मैं तब तो क्वांटम थ्योरी वाला लगाऊंगा। क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला क्या है पता है? क्वांटम थ्योरी से एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं बताओ? L इक्वल टू यही h/2 क्या हो जाता है, L इंटू एल प्लस वन। यहाँ पर क्या चीज़ है, L क्या चीज़ है पता है तुझे? ये L क्या चीज़ है? तो क्वांटम थ्योरी में क्या चीज़ पढ़ते हो? क्वांटम फॉर्मूला का जो थ्योरी का जो फॉर्मूला आता है उसमें क्या पढ़ते हो? चार्ट को तुम कांस्टेंट पढ़ते हो। क्या चीज़? N, L, M एंड S। ये N, L, M एंड S जो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर N क्या बताता है, याद करो N क्या बताता है? सेल नंबर और एनर्जी लेवल। ये क्या चीज़ होता है हमारा? सेल नंबर और एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करता है। करेक्ट ना? ये L क्या बताता था? डायरेक्शन बताता था, डायरेक्शन ऑफ सबसेल। ठीक है, M क्या पढ़ता था? नंबर ऑफ सबसेल डिफाइन कर पाता था, नंबर ऑफ सबसेल डिफाइन कर पाता था। ठीक है, और S क्या करता था? इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन डिफाइन करता था, स्पिन ओरिएंटेशन या तो करो। ये क्या चीज़ करता था? स्पिन ओरिएंटेशन डिफाइन करता था। करेक्ट, तो ये चार चीज़ तुम पढ़ते हो और तुम्हें सबका डेटा भी पता रहता है। तो जो हमें पता है ना कि N तो हो गया नंबर ऑफ क्रिस्टल्स में, उसी बेसिस पे हो गया। तो 4 है। अगर मैं इसका पूछूं मैं चारों क्वांटम नंबर्स बताऊँ तो कोई आदमी बता सकता है क्या? अगर मैं 4 है इसका चारों क्वांटम नंबर पूछूं तो इसके लिए N का वैल्यू कितना आ गया? 4 होगा क्योंकि फोर्थ सेल है। इसके लिए L का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। पता है आपको क्यों? क्योंकि S के लिए L का वैल्यू 0 होता है। SPDF पढ़ते हो ना, तो हम जो SPDF पढ़ते हैं उसमें S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। तो ये जो SPDF को पता है आपको कि उसका L का वैल्यू कितना होगा? ये जो दूसरा जो क्वांटम नंबर्स है L वाला, उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? वो जस्ट सबसेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो। S का 0, P का 1 और D का 2 एंड F का 3, ऐसे बस। इसका वैल्यू L का वैल्यू। अगर मैं M का वैल्यू पूछूँ तो कितना होगा? M का वैल्यू क्या हो जाता है ना? M का वैल्यू क्या होता है? -L टू +L होता है, -L से +L के बीच। तो देखो -0 से +0 के बीच मतलब क्या चीज़? सिर्फ और सिर्फ 0। इसका मतलब M का वैल्यू भी इसका कितना है? 0। करेक्ट। और स्पिनिंग क्या हो सकता है? या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। क्या S का वैल्यू या तो प्लस तुम कर सकते हो मतलब क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग प्लस कर देते हैं। प्लस माइनस में से कुछ भी एक हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसका अगर हम L का वैल्यू, हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए था? L का वैल्यू। तो L का वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 0। अब किसी भी चीज़ को यहाँ देखो तो 0 मल्टीप्लाइंग बाय समथिंग टर्म्स आएगा ना, 0 मल्टीप्लाइंग बाय 1, तो उसको अल्टीमेट डेटा क्या चीज़ आएगी? 0। तो देखो यहाँ पे 0 आ गया, और पिछला क्वेश्चन किए थे उसमें क्या आया था? 4h/2π आया था। तो दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। हाँ, लेकिन अगर मुझे पूरा ऑर्बिटल का क्वांटम थ्योरी से फिर मैं नहीं निकाल सकता। तो क्वेश्चंस का इंटेंट समझो। अगर मुझे सब ऑर्बिटल पूछ रहा है तो क्वांटम थ्योरी लगाओ, नहीं अगर ऑर्बिटल पूछ रहा है तो इसका मतलब बोर्ड्स मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, बोर्ड्स मॉडल के हिसाब से उसको डील करो। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जो बच्चे इसमें गलती करते होंगे या फिर जो इन बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा, कमेंट्स करना अच्छा से कि भाई उसमें समझ में क्या नहीं आया और कौन सा पोर्शन मेनली जो है सो तुम लोग को कौन सा एरिया में दिक्कत होता है, कौन सा पोर्शन में तुम लोग फंसते हो। तो वो पोर्शंस का ही मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर करूँगा, उसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूँगा और फिर उसके बाद आप लोग जो है सो बना लेना। ठीक है, अभी भी हमारे पास 60 दिन है, तो 60 दिन हो सकते हैं कि बहुत कम टाइम होता है, आराम से अभी भी जो है सो कट ऑफ तो क्लियर करने लगेगा। अगर सब्जेक्ट पे आपको कंट्रोल है तो आप ये मत सोचना कि नहीं इस सब्जेक्ट में मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर इसी को 2 बना देते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मैथ आता है वो आता है तुमको नंबर ऑफ जो स्पेक्ट्रम का लाइंस होता है, स्पेक्ट्रम लाइंस में आता है। ये कई बार आ चुका है। ठीक है, तो तुम जैसे पढ़ते हो कि हाइड्रोजन्स जो हाइड्रोजन है इसके क्या होते हैं, एक यहाँ पे प्रोटॉन रहते हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है, एक इलेक्ट्रॉन जब ये जंप किया हायर ऑर्बिटल से, किसी भी पूछेगा एटम में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल है? इनफाइनाइट पॉसिबल है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ प्रोटॉन है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है हमेशा। एनर्जी ई का वैल्यू नेगेटिव ऑफ, तुम कहते हो ना KQ1Q2/r² जो है, ये जो एनर्जी जो होगा दोनों के बीच हमेशा क्या चीज़ रहता है? नेगेटिव में रहता है। सॉरी, इतना ये तुम देखो हमेशा ये जो नेगेटिव टर्म्स में रहता है, समझ गए? इसका मतलब हुआ नेगेटिव एनर्जी का मतलब हुआ स्टेबिलिटी है। केमिस्ट्री से मैं ये सब कन्फ्यूजन मत रखना।
नेगेटिव है इसका मतलब स्टेबिलिटी है, पॉजिटिव मतलब स्टेबिलिटी कम, मतलब पॉजिटिव है इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी है, तो वो स्टेट स्टेबल नहीं है, जितना माइनस रहा उतना ज़्यादा सोचो कि उतना ज़्यादा स्टेबल स्टेट है और उतना एनर्जी लेवल लो है। ठीक है ना, देखो तुम्हारे पास भी एनर्जी लेवल जब ज़्यादा रहता है बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हो, कम रहता है फिर आराम से काम करते हो। ठीक है, तो तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से एक एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है तो क्या करता है, एक स्पेक्ट्रम बनाता है, उस स्पेक्ट्रम में कितने नंबर ऑफ लाइंस होगा, जिसको तुम अपना लेमन बार्मर ऐसे करके बहुत सारे लाइंस जो है सो हाइड्रोजन एटम्स के लिए याद रखते हो कि हाँ इस सेल से इस सेल में जंप करेगा तो क्या उसका नाम होगा। तो इसमें ये तुझे नाम रेयरली नहीं पूछते हैं, जनरली ये पूछते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा। तो नंबर ऑफ लाइंस जो निकालने का फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है, वो सिंपल, मुझे पता हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि पता है उसको दोबारा फिर देख लो, बात खत्म, और नहीं पता है तो स्किप कर लो। तो नंबर ऑफ लाइंस आप कितना निकाल सकते हो, उसका होता है n2 माइनस n1, और जितना भी पहली बार जो टर्म्स लिखा ना उसी में एक जोड़ देना, n2 माइनस n1 प्लस 1 कर देना, एक जोड़ देना डिवाइडेड बाई 2, इतनी नंबर ऑफ लाइन्स होती है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन इसी पे करा दूँ कि जैसे सिक्स से जंप करता है, ये n का वैल्यू n1 का वैल्यू 6 था, वो n2 में जंप करके आता है थर्ड में, ठीक है, 6 से 3 में आता है, तो क्या कर दोगे, तुम ऐसे डाल दो कि दोनों कितना है, दोनों का डिफरेंस n2 माइनस n1 का वैल्यू कितना हो गया 3, और फिर कितना हुआ, जितना तुम्हारा पहला टर्म्स है उसी में एक जोड़ दो, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो हुआ n1 से, मतलब मैं तुझे 6 से 3 में जंप करा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कितना होगा 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब तुम निकाल सकते हो 6, तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइन 6 बनेगी। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है स्पेशली नीट वाले के लिए, नंबर ऑफ लाइन्स निकालना, तो बस ये फॉर्मूला याद रखना, इसका था, ठीक है। और फिर इस पर कमेंट्स करना अगर तुम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो चूँकि क्वांटम नंबर्स पे बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन से गलती करते हैं, तो मैं 2-3 वीडियो 2-3 मतलब हर दिन 2-2 क्वेश्चंस कराऊंगा क्वांटम नंबर्स पे, और क्वांटम नंबर्स क्लियर होने के बाद फिर अदर बोर्ड्स मॉडल सबसे थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं उसको पिक नहीं कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से बताना कि कौन सा टॉपिक तुम्हें लगता है डिफिकल्ट है, तो फिर मैं उसको भी कंसीडर करूँगा, अदरवाइज जो एरियाज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसमें से पूछा है मैं वो सब कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।